कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर सुनील बिस्ला आप सबके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू पर स्वागत करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर पहली दफा आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें मैं स्टडी आईक्यू की समस्त टीम, डॉक्टर गौरव गर्ग और अभिषेक जैन का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। मित्रों, मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश से संबंधित हूं और इलाहाबाद प्रयागराज में लगातार पठन पाठन का कार्य चल रहा है। अब थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल से लेकर के पीएचडी तक का जो सफर रहा वो हमारा हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा से रहा। बचपन से ही इसके प्रति लगाव था। हम इससे नेट भी हैं, जेआरएफ भी हुए और आगे चल करके पीएचडी के दौरान एसआरएफ का भी रास्ता तय हुआ। और पीएचडी के दौरान मैंने जो सीखा वो भाषा के विकास में होने वाले परिवर्तनों के कारण क्या हैं, क्या वातावरणीय कारण होता है, इन सभी चीजों को देखा। तो मेरी जो शैक्षिक स्थिति है वो पीएचडी तक ही है। और मेरी मान्यता है वो ये है कि डिग्री कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे विद्वान मिल जाएंगे जिनके पास बहुत खास डिग्री नहीं थी। व्यक्ति में प्रतिभा होनी चाहिए। तो शैक्षिक जीवन ये रहा। अगर रही सामाजिक तौर पर लोगों ने कितना चाहा, कितना सम्मान दिया, निसंदेह उत्तर प्रदेश में काफी मान सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। जैसे कि लीजेंड ऑफ प्रयागराज का पुरस्कार 2019 में हमें प्राप्त हुआ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह महोदय ने हिंदुस्तान पेपर के या जो न्यूज है उसके थ्रू दिया गया यह सम्मान था, जिसमें माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में, उन्होंने इस पुरस्कार को दिया था। पूर्वांचल रत्न एवं गौरव का सम्मान भी हमें प्राप्त हो चुका है, जिसे हरवंश पटेल जी ने प्रदान किया था। हाल ही में हिंदी साहित्य का कोविद का भी सम्मान प्राप्त हुआ। इन समस्त सम्मानों का हकदार मैं था ये नहीं, ये उन लोगों की मनः स्थिति और उन लोगों का मैं कृतार्थी हूं जिन्होंने इस प्रकार के इस पुरस्कार को हमको प्रदान किया। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब आप सबका है और आप सबकी सेवा में मैं उपस्थित हूं, तो केवल और केवल हिंदी भाषा से प्रेम कराने के लिए। हिंदी भाषा ये मेरी मातृभाषा है, हम भारतीयों की मातृभाषा है। इस मातृभाषा को अपनाने के लिए इसमें जो क्लिष्टता आती है, जो कठिनाई आती है, जो संदर्भित बातें हमको रोक देती हैं कि हिंदी से हम दूर भागे, उन समस्त दुरह को, उस समस्त कठिनाई को खत्म करने आया। मित्रों, आप सबको मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये तो मेरा अपना परिचय रहा कि मैं पीएचडी तक शिक्षित हूं और ये पुरस्कार हमें प्राप्त हुए हैं। और अब एक अदना सा छोटा सा शिक्षक हूं जो आपकी सेवा में आ गया। अपनी गौरव गाथा गाने से कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी है मेरी औकात वो आपके सामने होगी। चलिए शुरुआत करते हैं स्टडी आईक्यू पर। आज की मेरी पहली क्लास, जिसके संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो क्लास लेने से पहले मैं शुरू करूं पाठ्यक्रम पढ़ाना, उसके पहले आपको कुछ बेहतरीन, चूंकि आपको कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाऊंगा और क्यों पढ़ाऊंगा और किसके लिए पढ़ाऊंगा। याद रखें, यूपीएससी में अगर आपने मेंस में भाषा रखा है तो मैं बड़े काम की चीज हूं आपकी। दूसरी बात, अगर आप 10 जो राज्य हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के, जो 10 राज्य हैं, अगर इन 10 राज्यों से संदर्भित हैं और इन 10 राज्यों से संबंधित हैं, तो आपकी आने वाली एक दिवसीय समस्त परीक्षा और हर राज्य के जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें मैं बड़ा कारगर हूंगा, आपका साथी हूंगा, साथ चलूंगा, सारथी बनूंगा, आपको मंजिल तक पहुंचाने का कार्य और सफर में जरूर तय करना चाहूंगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि वास्तव में सामान्य हिंदी की एक विस्तृत रूपरेखा क्या होती है और हम किन बिंदुओं से होते हुए आगे बढ़ेंगे। उन समस्त बिंदुओं को जान लेते हैं, क्योंकि मेरे यहां एक कहावत है कि 4 डग हमने भरा तो क्या किया, 4 डग हमने भरा तो क्या किया,
है पड़ा मैदान कोसों का अभी। अभी तो कोसों का मैदान पड़ा हुआ है। निसंदेह हम चलते हैं, आज हिंदी के पाठ्यक्रम को देखते हैं। आप ध्यान देंगे, सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम। मित्रों, आपको समझना होगा कि मैं ऐसा पाठ्यक्रम दे रहा हूं जिसमें यूपीएससी के लगभग समस्त अवयव, समस्त अंग जो हिंदी भाषा से संबंधित होंगे वो आ जाएंगे, और इसके साथ साथ जो सामान्य हिंदी का पोर्शन होगा वही। मैं मेंस की बात नहीं कर रहा, मैं पत्र लेखन, गद्यांश, पल्लेवंश और संक्षेपण की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग विषय है, वो भी मिलेगा आपको, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। देखें, सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में सबसे पहले हमें पढ़ना क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है, हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा क्या है। भाषा क्या है, अगर हमने यह पढ़ा कि भाषा क्या है, निसंदेह अगर आपको भाषा पता चल गया तो इसकी उत्पत्ति, दूसरा होगा भाषा की उत्पत्ति। क्या पढ़ेंगे? भाषा की उत्पत्ति। ध्यान दें, भाषा की उत्पत्ति के बाद जब आपको जन्म पता चल गया कि भाषा कैसे जन्मी, क्या सांकेतिक भाषा ही थी या आकृत मूलक भाषा बनी, या अगर ध्वन्यात्मक भाषा थी या वर्णात्मक भाषा थी, कैसे अक्षरात्मक बनी, कैसे लिपियों तक का सफर तय किया, एक एक को हम बेहतर से समझेंगे। अच्छा, भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति लिखित तौर पर सबसे पहले संस्कृत के रूप में मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद का समय 1500 ईसा के आसपास बताया जाता है। 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो भाषा की उत्पत्ति होती है, जो भाषा का जन्म होता है, उसका सफर हिंदी तक कैसे पहुंचता है अवश्य दिखाऊंगा, वो तो बताऊंगा ही। और हिंदी की उपभाषा कैसी है, तो देखिए भाषा का स्वरूप। अब देखें, भाषा का स्वरूप किसे कहा जाता है, यह जान लेना भी बहुत आवश्यक है। स्वरूप, और देखिए लगातार तुरंत मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये अंक देना चाहिए मुझे। जी हां, 5वें स्थान पर अगर हम देखें, चौथे स्थान पर अगर हम देखें तो चौथे स्थान पर है भाषा का रूप। ध्यान दें, रूप और स्वरूप में क्या अंतर है यह जान लेना आवश्यक है। रूप वो होता है जो निश्चित होता है, हमको जो रूप दिख रहा है वो निश्चित है, आपको जो रूप दिख रहा है वो निश्चित है। कोई भी चीज किसी भी आकार में है, रूप में है, निश्चित तौर पर वो दिखेगी। लेकिन स्वरूप जो होता है ना, वो धारण हर समय बदलता रहता है। जैसे मेरा ये रूप है, लेकिन मैं कभी बच्चा था, उसे बड़ा हुआ, आगे चल के वृद्ध हो जाऊंगा। ये जो बदलता हुआ मेरा बढ़ते हुए विकास को दर्शाते हुए जो बढ़ता हुआ तत्व है, मनुष्य की अवस्था है, इसी अवस्था या तत्व को ही स्वरूप कहते हैं। बताऊंगा जब इसकी क्लास लेंगे। तो भाषा का रूप हमें आपको जानना है, और इसके बाद 5वें स्थान पर आ जाए तब हमें वर्ण पढ़ना चाहिए। प्रायः क्या होता है, सामान्य हिंदी का कोई भी शिक्षक सीधे सीधे वर्ण की बात करता है या रस छंद अलंकार से पढ़ाना शुरू करता है, जबकि रस छंद अलंकार काव्य शास्त्र की बात है। यानी जब हम भाषा पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा में सबसे पहले निसंदेह मनुष्य काव्य लिखना शुरू किया था। गद्य तो बहुत बाद में सीखा है। हिंदी गद्य की बात हो, बंगला गद्य की बात हो, अंग्रेजी गद्य, किसी की भी बात हो, आदमी की वाणी, मनुष्य की वाणी सबसे पहले काव्य के रूप में प्रस्फुटित हुई थी या जन्म ली थी। काव्य में मनुष्य सबसे पहले बोलना शुरू किया था। हमारे अंदर संगीत का ही जन्म सबसे पहले हुआ था, काव्य का ही जन्म सबसे पहले हुआ था। मित्रों, तो वर्ण पढ़ूंगा तो इसलिए काव्य शास्त्र पहले नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि निसंदेह काव्य शास्त्र तो एक ऐसा चीज है जिसमें आकर्षण होता है, हम आपको आकर्षित कर सकते हैं, वहां से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन बारीकी कहां है, तर्क कहां है, विज्ञान कहां है, और प्रश्न कहां से उठते हैं? निसंदेह गद्य के खंड से। तो वो सारा प्रश्न यहां से शुरू होता है। तो अब इसी सिलसिले को देखिएगा, वर्ण हम पढ़ेंगे। जैसे ही हम वर्ण पढ़ें, 6 नंबर पर हम जब पहुंचते हैं, जो 6वें स्थान पे पहुंचते हैं, तो 2 वर्णों के योग से जो बनता है उसी को क्या कहते हैं? जी हां, उसको हम संधि कहते हैं। यानी हमें वर्ण के बाद संधि पढ़ना चाहिए, कदापि भी भटकना नहीं चाहिए। 6ठे नंबर पर यह हुआ। 7वें नंबर पर अगर हम देखें, अब देखिए 2 संधियों से जो शब्द बना, अब उसको सबसे पहले हम उस शब्द का क्या ढूंढेंगे कि उसका लिंग क्या है, स्त्री है, पुरुष है या नपुंसक है। हिंदी में नपुंसक होता है या नहीं ये बताऊंगा। क्यों नपुंसक नहीं हुआ? संयोगात्मक भाषा, यहां पर संयोगात्मक भाषा वियोगात्मक भाषा में क्या अंतर है?
मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और धुआंधार मिलेंगे। अच्छा, 8वें नंबर पर आते हैं, इसको वचन कहा जाता है। अगर आप किसी शब्द के लिंग को समझ लिए कि पुरुष है या स्त्री, अब आपको यह भी तो जानना है कि वो एक है या एक से अधिक। अगर ये आप जान गए कि वचन यानी कोई जो शब्द है, कोई जो शब्द है वो एक है या एक से अधिक, यह जान लिए तो आपको आसानी होगी भाषा को जानने में। अच्छा, 9th नंबर पर देखें, वचन आप जान लिए, निसंदेह अब आपको सबसे पहले विकारी शब्दों में पहला विकारी शब्द संज्ञा जानना होता है, नाउन जिसे आप कहते हो। तो नाउन आप जानेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें 10th पर, 10वें नंबर पर देखें तो संज्ञा के बाद चूंकि संज्ञा का स्थान लेता कौन है? जी हां, सर्वनाम लेता है। तो आपको इसके बाद सर्वनाम की क्लास लेनी चाहिए। एक क्रम होता है किसी भी चीज को पढ़ने के। वैसे तो हर टॉपिक अपने आप में स्वतंत्र है और समझाए जा सकते हैं और हम समझा भी देंगे, परंतु अगर सिस्टमैटिक ढंग से आप पढ़ेंगे, क्रमशः आप पढ़ेंगे तो निसंदेह बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। तो इसकी अपनी एक वैज्ञानिकता होती है। 11वें नंबर पर देखिए, जब आप सर्वनाम जान गए तो जो कार्य हो रहा होगा उस कार्य को भी पहचानना होगा, यानी आपको क्रिया पढ़ना होगा। जैसे ही आपको क्रिया आ गई, चौथा विकारी शब्द जिसे आप विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये चौथा भी आप पढ़ेंगे। वैसे कुल संख्या 12वीं है, तो संज्ञा से लेकर ये तीनों, यानी ये इसको लेकर ये चार जो होते हैं, इन चारों को विकारी शब्द कहते हैं। ये विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्द की संख्या कितनी? 4। हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये 4 स्वतंत्र अध्याय भी है, ध्यान दीजिएगा। आइए 13 पे पहुंचते हैं। 13वें नंबर पर है। 13वें नंबर पर हम क्रिया विशेषण नहीं बल्कि उसके पहले प्रविशेषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जी हां, प्रविशेषण पढ़ेंगे। जैसे ही हम प्रविशेषण पढ़े तो प्रविशेषण के बाद हमें क्रिया विशेषण पढ़ना चाहिए। अब देखिएगा, यहां से अविकारी शुरू हुआ क्रिया विशेषण से, यानी अविकारी। ये विकारी का मतलब क्या होता है? जो बदलता रहे। अविकारी मतलब जो अव्यय हो, यानी जो व्यय ना हो। ध्यान दें, तो पहला अव्यय का नाम क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरे का नाम क्या है? अगर पूछ लिया कभी तो आप उसको कह सकते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। 16वें स्थान पे क्या है? समुच्चय के बाद अगर हम देखें तो संबंध बोधक अव्यय। ध्यान दीजिएगा, इन सभी चीजों का मूल्यांकन होगा, विश्लेषण होगा और आपके दिमाग में ज्यों का त्यों डाल दिया जाएगा, निसंदेह। अच्छा, 16 हो गया। 17वें स्थान पर देखें कि हमें फिर क्या पढ़ना चाहिए। तो आप पाएंगे संबंध बोधक के बाद हम आप अगर देखें तो हम पाएंगे विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय। इन 17 टॉपिकों को देख लेने के बाद अब समाप्त हुआ हमारा, ये चारों जो हुए ये समाप्त हुए अविकारी शब्द। अविकारी शब्द समाप्त हुए। जैसे ही ये अविकारी शब्द आपके समाप्त होंगे, निसंदेह आप व्याकरण की काफी जो कमजोरी है, जो इसकी मजबूती है, जो इसकी बारीकी है, समझ जाएंगे। 18वें नंबर पर आते हैं। 18 पर हम अब पढ़ेंगे काल। 19 पर अगर हम देखें तो अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। 20वें नंबर पर आए 20, काल फिर पर्यायवाची। इसके बाद हमें विलोम पढ़ना चाहिए। ये जो मैं आपको दे रहा हूं कि पाठ्यक्रम क्या मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षक पढ़ाते तो सभी हैं, लेकिन जब तक पूरे पाठ्यक्रम का वास्तविक रूपरेखा आप पे तैयार ना हो जाए तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। विलोम आप जान गए, काल आप जान गए, इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के
लिए एक शब्द। ये हो गया। 22वें नंबर पर देखें तो अब आपको वर्तनी पढ़ा रहे होंगे कि वर्तनी क्या है। 23वें स्थान पर चले, यानी 23वें नंबर पर अगर हम देखने की कोशिश करें कि 23 पर हम क्या पढ़ेंगे, तो हम आप निपात पढ़ेंगे। निपात। 24 नंबर पर अगर हम देखें तो हम आप संगम पढ़ेंगे। संगम के बाद अगर हम देखें तो बलाघात पढ़ेंगे। और 26वें स्थान पर अगर हम देखें तो बलाघात के बाद निसंदेह हम आप पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन। और 27वें नंबर पर देखें हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद पुनरुक्ति व्यंजन। ये हमारे टॉपिक्स हैं। 27 के बाद 28वें नंबर पर हम देखते हैं पुनरुक्ति हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कारक। फिर अगर हमने देखा तो अब हम सब पढ़ेंगे वाच। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य। इसके बाद 31 नंबर पर हम पढ़ेंगे शब्द रचना प्रथम। फिर से हम अगर देखें शब्द रचना द्वितीय। अब आपके सवाल दिमाग में उठ रहा होगा, ये शब्द रचना प्रथम और शब्द रचना द्वितीय क्या है? जी हां, जब पहली बार हम शब्द रचना पढ़ेंगे तो उसमें 3 देखेंगे। क्या क्या देखेंगे जरा देखिए। एक में देखेंगे कि रूढ़ शब्द क्या है, एक में देखेंगे यौगिक शब्द क्या है, एक में देखेंगे योग रूढ़ शब्द क्या है। योग रूढ़ नहीं दिख रहा होगा तो आप उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। योग रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ये देखेंगे। शब्द रचना द्वितीय की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या। देखें आप, हम यहां देखेंगे तत्सम, यहां हम देखेंगे तद्भाव, यहां हम देखेंगे देशज, यहां देखेंगे विदेशज, और यहां देखेंगे हम संकर शब्द। बात समझिएगा, ये तो हम आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अभी तो बहुत कथा बाकी है मेरे दोस्त। फिर इसके बाद हम आप पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। इसके उपरांत अगर हम देखें 34वें स्थान पर तो हम आप पढ़ेंगे रस। फिर 35वें स्थान पर देखें तो हमें आपको मिलेगा अलंकार। 36 पर देखें ये कौन सा अध्याय है? जी हां, अब हम अगर देखें तो छंद पढ़ने की बात होगी। छंद भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जब इसको हम सब पढ़ चुके हैं, अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि क्या सभी टॉपिक हो गए? जी हां, लगभग सभी टॉपिक आपके हो गए, आप ये कह सकते हो। लेकिन अभी कुछ ऐसे हैं जैसे 37 हुआ, 36 हुआ, 37 पे पहुंचे, बचा है मुहावरा। 38 पे पहुंचे, बचा है लोकोक्ति, है ना। ऐसे टॉपिक हैं जिनको यहां मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, फिर भी आपको पढ़ाऊंगा। हिंदी का जो संपूर्ण सिलेबस होता है, मैंने बोला ना, राज्य कोई भी हो, परीक्षा कोई भी हो, अगर हिंदी से हैं आप तो आपकी चिंता अब नहीं रही, क्योंकि चिंता अब हमारी है। तो इन सारे टॉपिक्स को लेकर आ रहा हूं और इन सब का विधिवत और बेहतरीन विश्लेषण लेकर आ रहा हूं, एक एक तथ्यों का। जैसे अगर हम देखना चाहें, आप अगर समझना चाहें कि क्या बेहतर है जो हमसे ही पढ़ो, क्या बेहतर है जो हमसे ही पढ़ो, आप दूसरी जगह क्यों नहीं? तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि अगर आप विलोम पढ़ रहे हैं, अभी छोड़ दें, तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं, चलिए विलोम ही देख लें। आप देखें अगर विलोम को, तो ये सब बता देते हैं, राजा का रानी,
राजा का रंग क्यों हो जाता है, ये भी तो सवाल उठा। तो आप देखें, रात का विलोम अगर दिन हुआ तो रात्रि का क्या होगा, वासर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सोचने वाला विषय है। तो इन सारी बारीकियों को पढ़ना होगा, इसलिए आपको पढ़ना होगा। आपको वर्ण समस्या करता है अल्पप्राण महाप्राण, ऐसा सूत्र दूंगा कि फिर जीवन में भूलना नहीं है। संधि अब तक जो भी तकलीफ दी है वो देने दे, अब आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लिंग भूल जाते होंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आप सिर्फ इतना समझ लें, जिस शब्द के अंत में ये रहेगा त्र वो पुल्लिंग होगा। जैसे मात्र, जैसे चित्र, जैसे कुछ भी, लेकिन जैसे इस पे मात्रा लगा दोगे वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे मात्रा स्त्रीलिंग हो गया, चित्रा स्त्रीलिंग हो गई। तो बड़ी आ का मात्रा लगेगा, बड़ी ई की मात्रा भी लगेगी, जैसे नेत्री, अभिनेत्री। त्री बड़ी ई की मात्रा और बड़ा आ दोनों लगने पर स्त्रीलिंग होगा, अगर कोई मात्रा नहीं होगी तो पुल्लिंग होगा। ऐसी बहुत सारी ट्रिकों के साथ, ऐसे विविध रूपों और स्वरूपों के साथ उपस्थित होता हूं आप सबके बीच में, लेकर हिंदी भाषा से स्नेह और प्रेम जगाने के लिए आप सबके बीच में मैं डॉक्टर सुनील बिजला उपस्थित हुआ हूं। निस्संदेह ज्ञान के जो विविध आयाम हैं उन आयामों को छूने की कोशिश करूंगा और आपको हिंदी भाषा से प्रेम और स्नेह उत्पन्न करने की पूरी कोशिश हमारी होगी। चलिए से मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ आप सबको, और फिर से एक बार स्टडी आईक्यू की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।